हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, संडे और थर्सडे हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन का दिन होता है, तो हम लोग उसी को शुरुआत करेंगे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ब्रिक्स। देखिए, आजकल इसकी प्रासंगिकता थोड़ी सी कम हो रही है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को लेके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और किस हिसाब से यूपीएससी के क्वेश्चन पूछ सकती है उस पर भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तैयार रहना है। देखिए, हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पिछले 2 साल में जितना कुछ करंट अफेयर रहा है उन सबको शामिल करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए। चीज़ों को ये मत सोचिए ये इम्पोर्टेंट है ये नहीं है, पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इम्पोर्टेंट और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है इस पर डिस्कस करेंगे। मेंस के लिए खासकर सिलेबस ध्यान रखिएगा, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक विश्वास करिए वो 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको परेशान जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज ब्रिक्स। और ध्यान रखना है एज इट इज़ नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बस इतना ही काम करना होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पागलपन नहीं होना है कंटेंट के पीछे। जो कंटेंट है उसी पे बेस्ट बेस्ट करना है, ठीक। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स में कुल मिला के 5 देश हैं। पहला है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो जो ये 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन्हीं को मिला के हम क्या बोलते हैं, ब्रिक्स। मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में ब्रिक बना था, BRIC, और जो ये साउथ अफ्रीका है ये लास्ट में, मतलब सन 2010 में यह जुड़ा है, ठीक है। तो बस हमें ये नहीं जानना कब क्या बना, क्योंकि वो बहुत ओल्ड चीज़ें हो गई हैं, यूपीएससी वहाँ नहीं जाएगा। हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से इसकी तैयारी करनी है और प्रीलिम्स के लेके कुछ फैक्ट का आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें ब्रिक्स की, जो 5 उभरती अर्थव्यवस्था है, 5 ये 5 देश, इनका क्या महत्व है। इनका महत्व ये है कि ये कुल भूभाग का लगभग 29.3%, लगभग 30% का भूभाग यही शेयर करते हैं पूरी पृथ्वी पर। विश्व व्यापार में इनका 16% की हिस्सेदारी है। विश्व जीडीपी में लगभग 24% की हिस्सेदारी है। अगर कहा जाए विश्व की आबादी का 41%, 41% ये लोग क्या करते हैं, उसके सहभागी हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स अपने में एक बहुत बड़ी बात है। विश्व का लगभग 25%, आप देख रहे हैं 24-25% जीडीपी ये कंट्रोल करता है। तो एक 5 ही देश हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसी चीज़ को लेके बनाया गया था। इनका जो उद्देश्य था, मतलब ब्रिक्स की स्थापना का जो उद्देश्य था वो ये था, विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही मानवता के विकास में, है ना, जो मानव है उसके विकास में सकारात्मक योगदान और अधिक न्याय संगत तथा निष्पक्ष विश्व की स्थापना करना, ये था। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपने इंट्रो में या कंक्लूजन में इसको यूज कर सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं कि आज जो ब्रिक्स है वो अपने उद्देश्य को कहीं ना कहीं भूल रहा है, उसको इस बात पे दोबारा मंथन करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, 2 लाइन में हमने एकदम सटीक, एकदम टू द पॉइंट बातें लिखी हैं, बिना मतलब की चीज़ लिखना ही नहीं है। नोट्स ऐसे ही बनाने, ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट, एकदम क्रिस्प चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से। एक बात आपको अगर मैं बताऊं तो ध्यान रखिएगा, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है ना, ये वनडे एग्ज़ाम नहीं है, ठीक। जैसे आजकल यूट्यूब पे बाढ़ आई है, वनडे एग्ज़ाम की तरह इसको पढ़ाया जा रहा है, वो विश्वास करिए बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं ये क्या करेगा ना, जो एस्पिरेंट्स है उनकी मानसिकता को बहुत नीचे लेके जाएगा। वो अभी नहीं समझ में आ रहा है, आने वाले 2 साल बाद विश्वास करिए लाखों बच्चे कहाँ जाएंगे उनको खुद नहीं पता है, वो किस स्थिति में होंगे। एग्जैक्टली हमें हर चीज़ वनडे लेवल की तरह यूट्यूब पे पढ़ाई जा रही है। पता नहीं टीचर नहीं समझ पा रहे हैं कि एस्पिरेंट नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए अपने आप को हर चीज़ से बचा के रखिए, थोड़ी ऐसी चीज़ें करिए जो यूपीएससी के लेवल का हो, मतलब आईएएस के एग्ज़ाम का जो महत्व है ना, जो उसकी कंडीशंस है वो पूरा करता हो। वनडे एग्ज़ाम की तरह बिल्कुल मत पढ़िएगा, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। तो देखते हैं कि ईरान और अर्जेंटीना को ब्रिक्स अपने में शामिल करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ब्रिक्स की क्या पहल है, उसने अभी तक क्या क्या किया। देखिए, अगर ब्रिक्स के पहल की बात करें तो कुल मिला के 4 बातें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं।
अगर रात के 2 बजे भी कोई आपको उठा के पूछे कि ब्रिक्स की पहल क्या है, तो आपको याद होनी चाहिए जबान पे। नंबर 1, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना की गई कब? 2014 में। ठीक है। इसका क्या महत्व रहा? महत्व ये रहा कि बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजना पे ये क्या करेगा? लोन देगा, खर्चा करेगा। ठीक है। जो ये 5 देश हैं इनसे संबंधित, ठीक है, उन्हें क्या करेगा? बुनियादी ढांचे पे और सतत विकास परियोजना के लिए लोन देगा। ध्यान रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की गई, जैसे जिसे हम लोग क्या बोले, CRA कहा गया। ध्यान रखना ये क्या करेगा? देखो, मान लो किसी देश को तुरंत आर्थिक की कुछ पैसे की ज़रूरत है, तुरंत कोई संकट आ गया, जैसे भुगतान संतुलन का संकट आ गया, तो हम किसके पास जाते थे? IMF के पास। तो IMF क्या करता था? बहुत सारी कंडीशन लगा देता था। इससे क्या होता था कि जो देश हैं वो प्रभावित होते थे, उनकी अलग ही से ही रणनीति चलने लगती थी IMF की। इस वजह से जो ये 5 देशों ने क्या किया? आकस्मिक रिजर्व बनाया, जिससे भुगतान संतुलन और वित्तीय स्थिरता लाने में यह रिजर्व सहायता करेगा। तो IMF पे जो आश्रय है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ये पहल की गई थी ब्रिक्स के द्वारा। ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना। तीसरा, ब्रिक्स भुगतान प्रणाली। जैसे मान लो अमेरिका भारत को चीन के साथ, रशिया के साथ, ब्राज़ील के साथ या साउथ अफ्रीका के साथ कोई लेन देन करना है, तो वो जितना भी लेन देन विश्व का होता है वो आप जानते हैं स्विफ्ट के जरिए होता है, जो किसका है? एक तरह से अमेरिका का है। अब स्विफ्ट क्या है? उसके विकल्प के रूप में क्या कर ब्रिक्स अपनी भुगतान प्रणाली है, तो वो उसके तहत करेगा, तो कहीं ना कहीं डॉलर से वो बच सकते हैं, वो आपस में जो मनी करेंसी है उसको ले सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो जो ब्रिक्स की पहले थी वो बहुत बेहतरीन थी, लेकिन आज क्या है कि आपसी जो तालमेल है ना वो बन नहीं पा रहा है। इस वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं समस्या बढ़ रही है। ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना है क्या क्या पहल है। पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है CRA, और तीसरा है ब्रिक्स भुगतान प्रणाली, जो स्विफ्ट स्विफ्ट जो एक विश्व का है उसको क्या करता है? प्रतिसंतुलित करता है, उसके विकल्प रूप में काम करता है। ठीक है। स्विफ्ट के बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली कई सालों से खबरों में रहा है, तो UPSC प्रीलिम्स में हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। वैसे एक बार आ चुका है प्रीलिम्स में। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा नंबर वो है सीमा शुल्क समझौता और सुदूर संवेदन उपग्रह का प्रक्षेपण। देखो, सुदूर संवेदन उपग्रह मतलब ये हुआ, जो सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं, जो क्या करती हैं? खोजी होती हैं या सुदूर इलाकों में चीज़ों को खोजती हैं, जैसे पानी हो गया है ना, और भी खनिज हो गए, उनको खोजने में मदद करती हैं। तो ये भी किया गया है, ब्रिक्स की पहले नहीं है कि हम क्या करेंगे? ऐसी सैटेलाइट भेजेंगे और सीमा शुल्क समझौते करेंगे। अब देखिए, ये जो उपग्रह भेजे गए ना, इसमें कुल मिला के 6 उपग्रह शामिल हैं। भारत 2 भेजा है, चीन 2 भेजा है, रूस 1 भेजा है, और एक ब्राज़ील और चीन के सहयोग द्वारा विकसित किया गया है। तो ये क्यों भेजा गया? देखो, ये इसीलिए भेजा गया कि जो सुदूर संवेदन इलाके हैं वहाँ पे हम क्या कर पाएँ? चीज़ों को अच्छे से फाइंड आउट कर पाएँ और थोड़ा-सा बेहतर रणनीति पे चर्चा भी हो पाए। तो ये क्या था? ब्रिक्स की पहले है। ध्यान रखना, ये 4 पहले बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है? यही एग्ज़ाम में लिख के आना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिक्स में भारत का क्या अवसर है? देखिए, भारत जो है ब्रिक्स से जुड़ा संस्थापक सदस्यों में रहा। कुल मिला के 4 संस्थापक सदस्य थे, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है और चाइना है। 2010 में कौन जुड़ा आके? वो जुड़ा साउथ अफ्रीका। तो इस वजह से भारत का काफ़ी बड़ा रोल इस समय है। रीज़न क्या है? चाइना और रूस, ये दोनों क्या हैं? भारत के लिए एक दोस्त है, तो दूसरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उससे प्रतिद्वंद्वित्व रहता है भारत चीन से, और रूस भारत का एक अच्छा फ्रेंड है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, दोनों को संतुलित करना बहुत ही ज़रूरी है। तो भारत के लिए क्या है अवसर, क्या क्या है, आइए देखते हैं। पहला, आर्थिक और व्यापारिक हित, चीन सहित प्रमुख बाज़ारों में अवसर। अब हम रशिया में भी अपना बाज़ार बना सकते हैं, ठीक है, ब्राज़ील में भी बना सकते हैं, चाइना में भी बना सकते हैं, साउथ अफ्रीका में भी बना सकते हैं। तो ये क्या है? चीन सहित सभी जो प्रमुख बाज़ार हैं, क्योंकि ये बड़े देश हैं और बड़ा बाज़ार है, यहाँ पे अपनी भूमिका भारत सुनिश्चित कर सकता है। आगे बात करते हैं, तो उसमें है रणनीतिक स्वायत्तता और अलग अलग समूहों के जुड़ाव पर आधारित विदेश नीति, जैसे क्वाड। अब इसका क्या मतलब है? जैसे रणनीतिक स्वायत्तता है, अब आप देखिए ना, एक तरफ भारत जो है ब्रिक्स से सम्मिलित है, ब्रिक्स में चाइना के साथ वो भागीदारी कर रहा है,
ठीक है, जहाँ पे वो सीमा समझौते और ये सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्वाड, क्वाड क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं चीन को संतुलित कर रहा है, प्रतिसंतुलित कर रहा है। तो भारत को रणनीतिक स्वायत्ता तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ अलग अलग समूहों से जो जुड़ाव है वो भी हो पा रहा है। जैसे क्वाड से भी भारत जुड़ाव बना के रखा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति एक कदम आगे इस मामले में। आगे बात करें, भारत के वैश्विक प्रोफाइल को बेहतर बनाने का अवसर, है ना। इससे क्या होगा, देखो ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ने से क्या होता है, आप क्या करते हैं, वैश्विक प्रोफाइल अच्छी बना पाते हैं, आपका एक नज़रिया अलग होता है, आप स्वायत्त होते हैं तो सभी लोग आपका इज्जत करते हैं। अगर आप कहीं डोमिनेटेड हैं किसी पार्टी को लेके या किसी संस्था को लेके या किसी देश को लेके, तब समस्या वहीं बढ़ती है। और विश्वास करिए वह देश हमेशा दूसरों की नज़र में नीचे गिरता रहता है। तो भारत क्या है, एक वैश्विक प्रोफाइल बेहतर बना सकता है, क्योंकि वह क्या है, स्वायत्त है, आज़ाद है। अगली बात करेंगे, रूस के जरिए चीन पर दबाव बना सकता है। अब जैसे चीन हमेशा कुछ ना कुछ गलत कार्य करता रहता है, वो पता नहीं क्या है उसकी उसकी जो नीतियां हैं उसमें ये चीज़ें हैं, है ना। तो जब उसमें ये नीचे चीज़ हैं तो रूस के जरिए भारत क्या कर सकता है, दबाव बना सकता है। और चीन और रूस इस समय काफ़ी नज़दीक जा रहे हैं, तो भारत उसका फ़ायदा ले सकता है। अगर आगे बात करें तो अन्य मंचों पर सहयोग की उम्मीद से बहुपक्षीय संचार तंत्र की स्थापना कर सकता है। देखो भारत क्या कर सकता है कि अन्य अन्य मंच है, वहाँ पे भी रशिया जुड़ा है, चाइना जुड़ा है, साउथ अफ्रीका जुड़ा है, ब्राज़ील जुड़ा है। अगर हम यहाँ पे उनसे बेहतर उम्मीद लगा के बैठे हैं तो आगे वाले जो मंच होंगे और भी जो मंच हैं उन मंचों में भी एक उम्मीद बनेगी। उन उम्मीद से क्या होगा, बहुस्तरीय संचार तंत्र का निर्माण होगा कि नहीं, बोलिए बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इससे क्या होगा, जो भारत है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, अपने विदेशी जो उसका मूल अवधारणा है उसको लेके बहुत अच्छे से चलेगा। और हम क्या कर पाएंगे, अपनी जो विदेश नीति है उसको और भी ज़्यादा स्वायत्त रख पाएंगे। किसी के पीछे हमें झुकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं जिनके साथ हम जुड़े हैं वो हमारा पूरा साथ देंगे। चलिए अगर हम आगे बात करें, देखिए लिखा है ब्रिक्स से संबंधित वर्तमान मुद्दे क्या हैं। आजकल देखिए, आजकल ब्रिक्स का यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछेगी, क्या ब्रिक्स जो है आज के समकालीन परिस्थितियों में स्थितियाँ उसकी ख़राब हैं, और क्या जो सहयोगी देश हैं उनमें क्या है कि एक तरह से समन्वय नहीं हो पा रहा है किसी बात को लेके। तो ऐसा क्यों है, इस पे यूपीएससी पक्का देखेगा। अगर ब्रिक्स पे अगला सवाल आया तो यही आएगा, ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं, देखिए हमें ये पता है चीन का प्रभावशाली भूमिका है, क्योंकि सीधी सी बात है चीन गया है इसमें सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और भारत के लिए यह चुनौती है, क्यों, क्योंकि चीन जो है यूएस से विरोधी प्रचार के लिए इस मंच का प्रयोग कर सकता है। क्योंकि रशिया देखो ना, रशिया ऑलरेडी अमेरिका का उनका 36 का आंकड़ा चलता है, इधर चाइना का भी उनका यूएसए के साथ आंकड़ा चल रहा है। और ये दो देश हैं, देखिए रशिया और चाइना, ये दोनों ब्रिक्स के अंदर हैं। अगर ये दोनों हैं तो उसके विरोधी के लिए इस मंच का प्रयोग कर सकता है। लेकिन भारत यह नहीं चाहता ना, क्योंकि भारत तो स्वायत्त है, वो रशिया के साथ भी वैसा संबंध है, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ भी, ठीक है। तो इस वजह से भारत ये नहीं चाहता। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक मुद्दा है, भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। अगली बात करते हैं, द्विपक्षीय मतभेद है, जैसे चाइना और भारत को लेकर ही मतभेद है, ठीक है। इस वजह से क्या है, समस्याएं बढ़ रही हैं। किसी एक सूत्र में न बांधने वाली विचारधारा न होने से देशों के बीच व्यापक असमानताएं हैं। इस बात को ध्यान रखना बहुत ही बड़ी बात है ये। अगर देखा जाए, कभी कभी देखते होंगे चाइना और रशिया में बात नहीं बनती है, कभी कभी देखते हो भारत और रशिया में तो बात बनती है, लेकिन कहीं कहीं चाइना और इंडिया में तो बिल्कुल बात नहीं बनती। ब्राज़ील भी देखिए, कहीं न कहीं ब्राज़ील क्या है, वो साउथ अफ्रीका से साथ उतना ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं बना पाता है। तो ये क्या है, कहीं न कहीं देखा जाए द्विपक्षीय मतभेद हैं। वो कुछ कहते हैं तो हम नहीं मानेंगे, हम कुछ कहते हैं तो वो नहीं मानेंगे। या क्या है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हम बनना ही नहीं चाहते। जब बनना ही नहीं चाहते तो यह संगठन क्या होगा, सीधी-सी बात है, मात्र औपचारिकता फॉलो होगी, ठीक है, उस पे हम काम नहीं कर पाएँगे। अगली बात है, व्यापार संबंधी चुनौतियां हैं, क्यों, क्योंकि चीन का प्रभुत्व है, चीन हर जगह अपने चीज़ों को ज़्यादा करना चाहता है। उससे क्या होता है, जो हमारा भुगतान संतुलन है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, एक्सपोर्ट कम, क्योंकि चीन उतना माल लेता नहीं है ना, क्योंकि उसको तो एक्सपोर्ट करना है ज़्यादा, इस वजह से। अब क्या है, चीन की एक तरफा व्यापार से प्रतिबंधात्मक व्यापार माहौल है, लोग प्रतिबंध लगाते हैं, तो ये सब घटनाएं घट रही हैं।
ठीक है। तो इस वजह से ब्रिक्स क्या है, जो इस समय वर्तमान मुद्दे चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं डर है, माहौल क्या है ब्रिक्स को लेके बहुत ही ज़्यादा संगीन हो रहा है। आगे बात करें, बहुपक्षीय सुधारों में बहुत धीमी गति है, मतलब कि अगर कोई बात पे बहस भी हो जा रही है तो उसमें उतना ज़्यादा ना उनकी तरफ से रिजल्ट आता है ना हमारी तरफ से जा रहा है, ना ही कोई देश उसमें मध्यस्थता करने की कोशिश करता है। तो जो सुधार हैं वो सुधार उतने अच्छे से हो नहीं पा रहे, ना संबंधों में ना कार्यों में। इस वजह से क्या है, दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है IBSA इप्सा। अब इप्सा में क्या है, भारत है, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। अब जैसे समानांतर समूह भी कार्य कर रहे हैं, भाई इप्सा में भारत भी तो है। अब ये जो देश हैं ये क्या कर रहे हैं, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों ब्रिक्स में भी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब देखिए जो ब्रिक्स का काम है वो कहेंगे चलो हटाओ ब्रिक्स से नहीं कर लेंगे तो इप्सा से कर लेंगे, भाई ये तीनों देश है ना। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन खराब होगी और ब्रिक्स का जो मेन मोटिव है वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगा। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ओवरलैपिंग को कम करना ब्रिक्स के लिए चुनौती है, वो हो नहीं पा रही है। इसी तरह रशिया के साथ चाइना किसी दूसरे संधि से जुड़ा है, वो वहाँ पे काम कर रहा है, तो भारत कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग चल रही है। इस वजह से क्या हो रहा है ना, जो आजकल ब्रिक्स का जो कहते हैं ना कि ब्रिक्स जो संगठन है वो उतना मजबूत नहीं रह पा रहा है, उसके पीछे यही मुख्य कारण है। बढ़िया से लिख के आइएगा, क्या दिक्कत है, 5 पॉइंट ध्यान रखना बस हो गया है ना, इससे ज़्यादा क्या लिखोगे। चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें आगे सुधार कैसे ला सकते हैं। ये भी तो यूपीएससी आपसे पूछेगा कि भैया ठीक है इतनी कमियां तो हैं लेकिन सुधार कैसे लाया जाए। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि हाँ सुधार लाने का उम्मीद है और हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है एग्जाम में। ठीक है, हमने अभी तक बताया क्या क्या समस्याएं हैं, चुनौतियां क्या हैं, सब कुछ ठीक। लेकिन कैसे सुधार लाएंगे, नंबर 1, विविधताओं को नियंत्रित करना है और साझा हितों का प्रयास करना है। ठीक है भैया, बिल्कुल। क्या करेंगे, जितनी विविधता है, जितनी परेशानियां हैं चारों तरफ से, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे द्विपक्षीय हो, चाहे बहुपक्षीय हो, चाहे चीन का प्रभाव की बात हो, उन सब चीज़ों को हटा के साझा हितों का प्रयास करना है, तभी बात बनेगी। अगली बात, प्रतिस्पर्धी बहुपक्षवाद के माध्यम से ब्रिक्स की दक्षता में वृद्धि करना है। अब प्रतिस्पर्धा जो है उसको हमें क्या करना है, एक उसमें कन्वर्ट करना है, कहते हैं ना कि अवसर में कन्वर्ट करना है। उसको करने के बाद वृक्ष की दक्षता, जो वृक्ष की दक्षता नहीं रही है, काम करने के प्रति जुझारूपन नहीं रहा है, उसको वृद्धि करना आवश्यक है, तभी काम बनेगा। अगली बात करें, इनके जो संस्थान हैं जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है और भी जो चीज़ें हैं, जैसे इनका जो रिजर्व फंड इन्होंने बना के रखा है, ठीक है, जो इनकी प्रणाली है, भुगतान प्रणाली है, उसको और नवाचार की ज़रूरत है। नवाचार कब आएगा, जब सहयोग होगा, सीधी सी बात है भाई, जब सहयोग होगा तभी तो नवाचार होगा। इस पे काम करने की ज़रूरत, जब इस पे काम करेंगे ना तो अपने आप देश कनेक्ट होंगे, बात करेंगे बात बनेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगली बात, ब्रिक्स एजेंडे में आतंकवाद से निपटने के लिए पुनः प्राथमिकता देना आवश्यक है। बीच में क्या है, जब भारत ब्रिक्स में आतंकवाद का मुद्दा उठाता है तो चीन बहुत ज़्यादा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सभी देश सपोर्ट करेंगे लेकिन वो नहीं करेगा, इस वजह से मुद्दा और भारत वहाँ से हटना चाहता है, छोड़ना चाहता है। रीज़न क्या है, यही सब, चाइना बात ही नहीं मानता। तो अगर जब तक ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी, हम आतंकवाद से परेशान हैं, तो हमें भाई सीधी सी बात है उससे निपटने के लिए तो अपने मुद्दे लगलाने पड़ेंगे ना। तो इस पर प्राथमिकता देनी चाहिए ब्रिक्स को। अगली बात करें, मानदंड निर्धारण। ठीक है भैया, ब्रिक्स में ये करना है, एक निर्धारण हो, क्योंकि एक ग्रुप है तो ग्रुप की कुछ औपचारिकताएं उसको पूरा करना जरूरी है। सहयोगी भावना का विकास करना, जलवायु परिवर्तन संधारणीय अवसंरचना तथा हरित प्रौद्योगिकी के लिए आगे आने की जरूरत है। वो कब होगा, दो ही बात पे, जब मानदंड निर्धारित हो जाएंगे और सहयोगी भावना का विकास होगा, तभी हम जलवायु परिवर्तन संधारणीय अवसंरचना और हरित प्रौद्योगिकी पर क्या कर पाएंगे, आगे आके कदम उठा पाएंगे। तो ये जरूरी है। अच्छा, ये संधारणीय अवसंरचना क्या होती है, एक ऐसी अवसंरचना जो लगातार विकास करती रहे, संधारणीय रहे, टिकाऊ रहे और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाती हो, ऐसी अवसंरचना का हमें विकास करना है। ठीक है, तो ये सब कब होगा भाई, जब हम ये चाहेंगे कि हमें ब्रिक्स में सुधार करना है और हम आगे आएंगे। अगली बात, महामारी के पश्चात जो गहन जुड़ाव है ना, उसको लाइए। उसके साथ समृद्धि और विकास के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को आगे बढ़ाना होगा। मैंने क्या बोला, अगर भारत आगे आ रहा है तो चाइना को भी आना होगा, और चाइना आ रहा है तो रशिया को भी आना होगा, रशिया आ रहा है तो ब्राज़ील और
साउथ अफ्रीका को भी आना होगा। सभी लोग आएँ और समृद्धि और विकास के साथ-साथ जुड़े और गहन जुड़ाव बनाएँ। देखिए, एक ग्रुप के अंदर जब तक गहन जुड़ाव नहीं होता है ना, तब तक चीज़ें बिखरी रहती हैं। हाँ, ठीक है, ये डेवलपमेंट आ गया, इनका मंत्री आ गया या वो आ गया, सामने खुद नहीं आ रहे हैं, बस इधर-उधर से बातें चला रहे हैं। ऐसे में ग्रुप कितना दिन चलेगा? प्रॉब्लम होगी ना। इसीलिए ब्रिक्स जो है आज काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, उसके पीछे यही रीज़न है। तो आप बहुत अच्छे से बताएँगे, विश्वास करिए इतने में ना आप ब्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा यूपीएससी का हिला लेंगे। विश्वास करिए सिर्फ़ 1 पेज के नोट से, मतलब 1 पन्ने के नोट से, 2 पेज है ना, ऐसे ही क्रिस्प छोटा लिखना है। ठीक है? उम्मीद है यह सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। ठीक है? कुछ और बातें जो आपको प्रीलिम्स को रिलेटेड मिलती रहती हैं, वो सब चीज़ें हैं ही, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक, धीरे-धीरे आगे बढ़ती है। फिर हम लोग जो ये हमारा क्या है इंटरनेशनल रिलेशन थर्सडे को आएगा। ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए, एन्जॉय करते रहिए और 2023 ही आपका टारगेट है। बस इसी पागलपन से लगे रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।